एनआरटी को ही इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें, फिर नंबर ऑफ मोल्स कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी थी जो कि इस चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी 11th से, और 12th में जो नई नई चीजें थी वो सारी चीजें हमने अच्छे से बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आइडियल गैस जो गैस है और रियल गैस है, इसमें डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमें पता है कि PV = nRT, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन, और इसमें क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है, फिर ये कांस्टेंट है जो अपना गैसियस कांस्टेंट, और टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये सारे से कंबाइन होके अपना गैस का इक्वेशन बनता है। और यही जो प्रेशर, वॉल्यूम, ये जो सारी चीजें फैक्टर्स हैं, इसी फैक्टर की वजह से कोई भी गैस को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम पता कर सकते हैं ऑब्जर्व करके। ठीक है, कि भाई उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितने वॉल्यूम में वो कंटेंट है, उसका नंबर ऑफ मोल कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। यानी कि यही है इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो गैस की स्टेट को डिफाइन करता हो जो इक्वेशन, उसे गैसियस जो स्टेट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है कि जो आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो ओबे करती हैं आइडियल गैस इक्वेशंस को। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि वो सारी गैसेस जो गैसेस आइडियल गैस इस इक्वेशन को ओबे करती हैं, यानी कि इन्हें फॉलो करती हैं, उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, तो फिर रियल गैस क्या, और एक चीज और देख लेते हैं आइडियल गैस में क्या होता है। तो अभी देखो, सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। सपोज ये अपना बॉक्स कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस भरे हुए हैं, फिल्ड हैं। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, आज इसका मीनिंग आप समझ ही लो। ठीक है, मॉलिक्यूल तो एक मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिखा है इसका मतलब तो नॉर्मल है, मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल। ठीक है, तो दो नेशंस के बीच में। ठीक है, तो वही होता है इंटर मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल के बीच में जो भी चीजें हैं, चाहे वो फोर्स हो, ठीक है, चाहे वो और भी कोई भी चीज हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। अब इसने बात की है इंटरेक्शन की, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन होता है वो अब्सेंट होता है या तो डिफरेंट होता है। डिफरेंट तो जल्दी कभी देखा नहीं गया है, बट मोस्टली अब्सेंट होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशंस में इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन होता है वो अब्सेंट होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब कोई भी, ना ही फोर्स, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल किधर भी फ्रीली मूव करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो एकदम फ्री होता है, मतलब उसके बीच में जो इंटरेक्शन है, कोई भी इंटरेक्शन हो, चाहे फोर्स का इंटरेक्शन हो, चाहे कैसा भी इंटरेक्शन हो, वो सब नल होता है, यानी जीरो होता है। नल मतलब जीरो, नेग्लिजिबल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऐसा आइडियल गैस में होता है। ठीक है, तो रियल गैस में क्या होता है, तो रियल गैस में जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो सब के सब डू इंटरेक्शन, यानी इंटरेक्शन करते हैं विद ईच अदर, यानी कि वो इंटरेक्ट होते हैं। सपोज यहाँ पे कोई भी चीज है तो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि रियल गैस यही होती है। तो वो गैस जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से वो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम रियल गैस बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन आती है। अगर मैं आपको कहूं कि आइडियल गैस को, यानी कि जो रियल गैस है, उसे आइडियल गैस हम कब कहेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन गायब हो जाए, तो ये फिर गैस कौन सी गैस बन जाएगी, तब ये गैस अपनी आइडियल गैस बन जाएगी। समझा कि नहीं, यानी कि रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है आइडियल गैस में, और रियल गैस में इंटरेक्शन, जो रियल गैस में इंटरेक्शन होता है और आइडियल गैस में इंटरेक्शन नहीं होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो चलो अभी तो रियल गैस भी आइडियल गैस बन सकती है कब, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अपार्ट, यानी दूर हो जाएं। ठीक है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो गायब हो जाए, नल हो जाए। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कब, कौन सी कंडीशन से हम ले सकते हैं, तो अगर हम अपने किसी भी गैस का प्रेशर जो होता है उसे कम कर दें या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो हम किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस बना सकते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो चलो फटाफट समझ लेते हैं। मान लो आपके सामने एक कंटेनर है और यहाँ पे आपके सामने एक पिस्टन है। ठीक है, ये है एक पिस्टन जो कि यहाँ पे प्रेशर डालता है और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल बहुत सारे फील्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के रखा है। अगर प्रेशर डाल के रखा है तो एक दूसरे से जो मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल है वो ज्यादा क्लोज रहेंगे, यानी कि वो दोनों मॉलिक्यूल एक साथ ज्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है मतलब हाई प्रेशर है, प्रेशर बहुत ज्यादा है यानी कि इंटरेक्शन ज्यादा है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल ज्यादा चिपकेंगे ना एक साथ क्लोज आएंगे तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, और अगर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वो गैस कौन सी होगी, वो गैस रियल गैस होगी। तो अगर हम लोग प्रेशर को क्या कर दें, इस पिस्टन को ऊपर में लिफ्ट कर दूं तो ये गैस क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा ना, यानी कि प्रेशर लोअर हो जाएगा ना। प्रेशर लोअर हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल फिर से एकदम दूर दूर आ जाएंगे, डिस्टेंस में आ जाएंगे। समझा कि नहीं, कोलिजन भी इनके बीच में नहीं होगा, इंटरेक्शन गायब हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल फिर कौन सी गैस बन जाएगी, ये इनमें नो इंटरेक्शन इज एब्सेंट, देन तो क्या होगा, ये आइडियल गैस बन जाएगा। समझा कि नहीं। ऐसे ही अगर सपोज कोई भी मॉलिक्यूल है, ये कंटेनर है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी गैसेस है और एक दूसरे से इंटरेक्टेड है, यानी कि ये रियल गैस है। ठीक है, अगर मैं इसमें टेम्परेचर दे दूं, टेम्परेचर अगर मैं इसमें दे दूं तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा। सपोज दो मॉलिक्यूल है तो इनके बीच का इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन गायब हो जाएगा, यानी कि नो इंटरेक्शन। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर इंटरेक्शन कम होगा तो फिर से वो आइडियल गैस कहलाएगा। तो इसीलिए रियल गैस को अगर आइडियल गैस बनाना है तो हमको वेपर प्रेशर जो होता है या लोवरिंग ऑफ प्रेशर करना पड़ता है, प्रेशर को कम करना पड़ता है और टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ गई होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं मीन फ्री पाथ की तरफ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहली बात तो आप यहाँ पे याद रख लो कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय लैम्बडा। ये लैम्बडा का साइन है, यहाँ पे याद रखना अच्छे से, ये लैम्बडा का साइन है। ठीक है, चलो तो इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, आप लोग को बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंसेप्ट समझने मिलेगा। सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑलरेडी फील्ड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल फील्ड है। ठीक है, चलो तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन निकालना आपको आता ही होगा। मीन मतलब होता है एवरेज निकालना। ठीक है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे फटाफट देख लो। सपोज अपने पास कुछ नंबर है, 5 है, 8 है, 11 है, 12 है, 14 है। मैंने बोला इसका एवरेज निकालो, तो हम फटाफट क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और ये कितने नंबर है, 5 है तो हम डिवाइड कर देंगे 5 से और अपने को जो भी आएगा ये क्या आएगा, मीन आएगा। ठीक है, मीन यानी एवरेज आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं एवरेज को या मीन को। ठीक है, तो ध्यान देना अभी। तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ क्या बोला है, तो वैसे भी हमको पता है कि जो गैस होती है ये रैंडमली फ्री पाथ ही करती है। पाथ यानी कि जो गैस के मूव करने का पाथ है, मोशन का पाथ है गैस का, मॉलिक्यूल का, वो फ्री होता है। चलो तो अगर सपोज मैं यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल पकड़ता हूँ, ये अपना एक गैस का मॉलिक्यूल है और ये कैसे ट्रेवल करता है, ध्यान देना अच्छे से, पाथ का मीन निकालना है अपने को। तो सपोज अपने को पता तो है नहीं कि कैसे ट्रेवल करता है, हमने इसके पहले के वीडियो में देखा भी था। सपोज ये पहले ऐसे पाथ किया, फिर ऐसे पाथ में गया। ठीक है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे गया। ठीक है, ऐसे ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है पूरे कंटेनर के अंदर। ठीक है, ऐसे ये एक मॉलिक्यूल का पूरा डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे ये पाथ क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो तो अभी हम इसका क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज तो आपको पता होगी कि जो अब ये यहाँ पे सारी की सारी बातें आइडियल गैस के लिए ही होंगी। तो जो आइडियल गैस होता है ये क्या करता है, ये परफेक्टली, ध्यान देना अच्छे से, हम लोग काइनेटिक थियरी पढ़ रहे हैं, तो काइनेटिक थियरी में जो गैसेस होती हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करती हैं। क्या करती हैं ये, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये बात आपको ध्यान देना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब स्टार्टिंग के जो पहला वाला वीडियो था वहां बताया था, वापस से बता देता हूं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग होता है कि जब कभी भी कोई भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड होंगे और अगर वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, सो ऐसे में ना ये सपोज ये ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, तो ना ए मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और ना ही बी मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और ना ही ए मॉलिक्यूल की वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही बी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी। दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी। दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो भी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगी। अभी अगर समझ लो नॉर्मली एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराता है तो ये क्या
करेगा, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है और ये इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और फिर दोनों मूव करते हैं या ब्लास्ट हो जाता है, कुछ और हो जाता है। बट इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि जिसकी जितनी एनर्जी रहती है उसकी उतनी ही एनर्जी रहेगी और उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं ना तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जितने भी पाथ कवर किया, सपोज यहाँ पे 5 इसने चला, यहाँ पे 4 चला, यहाँ पे 3 चला, यहाँ पे 10 चला, इतने की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, स्पीड वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं यहाँ पे आइडियल गैस। ठीक है, ये इलास्टिक होते हैं, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है आइडियल गैस की। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो पाथ है, यहाँ पे जो जो पाथ सपोज फॉलो कर रहा है, तो इन सारे इस एक गैस मॉलिक्यूल के पाथ का सारा मीन जो होता है उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ का मीन निकालना यही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो अब यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि मीन फ्री पाथ क्या है, तो आप यहाँ से रीड भी कर सकते हो। मैंने लिख दिया है कि डिफाइंड मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस। अब आपको समझा होगा, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में। अब यहाँ पे कोलिजन बोलने का मीनिंग क्या है ये भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। चलो मैं इसको हटा दूं जल्दी से। यहाँ पे बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसका मीनिंग आप समझ लो। चलो ध्यान से देखना अच्छे से। सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यहाँ पे और भी छोटे छोटे बहुत से मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे तो ये पहले आएगा, यहाँ से कोलाइड होगा इससे, फिर ये कोलाइड होके हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल वापस से आ गया, इससे भी कोलाइड है। उसके बीच में कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ होगा वो अपने को नहीं पता है। तो अभी यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ, तो इसके बीच का डिस्टेंस, फिर इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का, इसके बीच का, फिर इसके बीच का, ये सारे डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे और वही क्या होगा, अपना मीन फ्री पाथ होगा। जितने कोलिजन, दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रहा है तो भाई वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस में भी होंगे ना, तो उन्हीं डिस्टेंस का हमको मीन चाहिए, वही होता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा और चीजें यहाँ पे सीखेंगे। जब अपना एक मॉलिक्यूल अच्छा खासा ट्रेवल कर रहा था, तो अगर सपोज इसके ट्रेवल करने में प्रॉब्लम कौन कौन सी आएंगी, तो एक सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये कब मोशन अच्छे से कर नहीं पाएगा अपना ये मॉलिक्यूल। अगर सपोज डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल है तो ये आगे जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा कि ये दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा पब्लिक है। आप भीड़ में चल पाते हो क्या, नहीं ना। तो वैसे यहाँ पर भी है, अगर सपोज पीपल्स की डेंसिटी, इंसानों की डेंसिटी अगर ज्यादा होती है रेलवे स्टेशंस में, तो हम जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाते। तो वैसे ये मॉलिक्यूल भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा अगर डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी तो। ठीक है, अगर डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, लेस होगा। समझा के लिए अच्छे से अभी ये बात ध्यान रखना। डेंसिटी मैक्सिमम मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ज्यादा मासेस होगा वॉल्यूम में, जितना गिवन वॉल्यूम है। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, ये कोलाइड होएगा सबसे, आगे फ्री पाथ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ इनवर्सली होता है वेरी विद द डेंसिटी। इनवर्सली का मतलब सपोज m है मीन पाथ, तो ये इनवर्सली होगा किसके, डेंसिटी के। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ कम होगा, क्योंकि इनवर्सली का यही फंडा होता है। और अगर डेंसिटी कम है तो फिर क्या होगा, मीन फ्री पाथ अच्छे से हो पाएगा और ज्यादा रहेगा। समझ गया अच्छे से। चलो तो वही यहाँ पे लिखा है, डेंसिटी इंक्रीजेस, अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी देन मीन फ्री पाथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, सो दैट कोलिजन बिटवीन पार्टिकल इज इंक्रीज्ड। क्योंकि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से, दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होगा, कोलाइड होगा। समझा कि नहीं। तो इसका मीन फ्री पाथ क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल इसे आगे बढ़ने से, क्योंकि कोलिजन करेंगे वो लोग, उससे टकराएंगे। ठीक है, इसके लिए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो मीन फ्री पाथ होगा वो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो मीन फ्री पाथ अपना कम हो जाएगा। समझा अच्छे से। चलो तो एक चीज तो समझ गए कि मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, यानी डेंसिटी बढ़ेगी तो मीन फ्री पाथ घटेगा, और अगर डेंसिटी अपनी घटेगी तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो आगे और भी देख लेते हैं कि अगर सपोज एक कंटेनर है और उसके अंदर अपने एक मॉलिक्यूल को फ्री पाथ कराना है, बट अगर ये मॉलिक्यूल का साइज ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं है, बट दूसरे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा छोटा कैसा भी है अपने को
नहीं पता कैसा है। तो जो ये मॉलिक्यूल है जब ये मूव करेगा तो इसको क्या प्रॉब्लम आएगी? तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? अगर साइज पार्टिकल का ज्यादा होगा, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल होंगे दूसरे, तो ये अपना मॉलिक्यूल मूव कर पाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि वो भी उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसके लिए मीन फ्री पाथ क्या होता है, लेस होता है अगर साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर एक बढ़े तो दूसरा घटे, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में काउंट करते हैं। तो मीन फ्री पाथ मान लो कि m है, अगर वैसे भी हम लोग ने इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया था, तो फिर साइज में क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे साइज के। समझ गया कि नहीं? अगर साइज बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ घटेगा, क्योंकि अगर साइज ज्यादा होगा तो अपना मॉलिक्यूल जो होगा वो मीन फ्री पाथ नहीं कर पाएगा। समझा? अगर साइज कम रहेगा तो ये मीन फ्री पाथ कर पाएगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ के रखनी है। तो वही है यहाँ पे, अगर साइज ऑफ पार्टिकल लेस है, कम है, देन देयर इज लेस कोलिजन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। तो हायर द मीन पाथ, अगर कोलिजन कम होगा तो मॉलिक्यूल का जो अपना मीन पाथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कर पाएगा ना, ज्यादा डिस्टेंस करेगा तो अपने को डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। समझा कि नहीं? तो मीन फ्री पाथ ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने सीखा उससे हम लोग एक चीज रिलेट करते हैं। क्या रिलेट करते हैं कि पहला हमने क्या सीखा था कि जो अपना मीन पाथ है, मीन फ्री पाथ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे ध्यान देना, साइज को, साइज ऑफ द पार्टिकल को। बट साइज हम यहाँ पे स्क्वायर में लेंगे, बिकॉज साइज अगर ज्यादा रहेगी तो स्क्वायर में हम लोग उसके डिस्टेंस या साइज को मेजर करेंगे। और अपना जो मीन फ्री पाथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और किसको? डेंसिटी को। किसको? डेंसिटी को। सो इन दोनों के रिलेशन से यहाँ पे ये दोनों सेम है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रिलेट करके ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि लैम्बडा एक ही बार में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डी स्क्वायर और रो को, यानी डेंसिटी, इसे हम RHO रो कहते हैं, रो। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस डेंसिटी से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो 1/d स्क्वायर रो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो √2 पाई है ये है कांस्टेंट। आप बोलोगे कांस्टेंट कैसे आया? तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बोलना मत कि कैसे आया, जस्ट एक कांस्टेंट लिया गया है। ठीक है, KTG का एक रूल है, KTG मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सपोज यहाँ पे A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, सो हम क्या करते हैं, A और B को अगर इक्वल लिखना है तो हम एक कांस्टेंट यहाँ पे लेते हैं चीज। ये कांस्टेंट नॉर्मल कांस्टेंट होता है, तभी हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये साइन है, तो इसे इक्वल में करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो A अगर सपोज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B के, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, A इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 1/b ही रहेगा, और यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल 1/√2 पाई कांस्टेंट लिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान देना, ये नॉर्मल √2 तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू भी 3.14, ये भी एक नंबर है, कांस्टेंट होता है, और डी स्क्वायर रो तो ये अपना रहेगा ही। ठीक है, ये हो गया मीन फ्री पाथ का मेन फॉर्मूला यहाँ पे मिला। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। डेंसिटी जो होती है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि जो मास है और अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। मास यहाँ पे हमने n से दिखाया है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, तो n अपॉन वॉल्यूम यही होता है ना, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है कितने वॉल्यूम में, हाउ मच जो मतलब पार्टिकल्स है, हाउ मच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम। समझा कि नहीं? इसको ऐसे रीड करते हैं, इज नथिंग बट डेंसिटी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि n प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, ये क्या है, अपना डेंसिटी है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेंसिटी की जगह में उसकी फॉर्मूले को पुट कर दिया, बाकी सब सेम है। तो ये मिल गया अपने को मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ से अभी हम और अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बोला है ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी सारी चीजें आइडियल है। द मॉलिकुलर डायमीटर जो है वो 324 पिकोमीटर है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ 324 पिकोमीटर है, तो 324 पिकोमीटर इंटू 10⁻12 मीटर, खत्म, बन गया मीटर में ये पूरी चीज। ठीक है, अज्यूम दैट गैस इज एन आइडियल। हाँ भाई, तो समझ ही गया था, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में अगर काउंट किया है, अगर केल्विन में होता तो 273। तो ये सब क्या होते हैं, आइडियल गैस के मतलब चीजें। ठीक है, आइडियल गैस के मतलब स्टेट्स है। चलो, तो ना टेम्परेचर कितना है, 0 है, गिवन है भाई, तो 273 केल्विन कितना होता है। प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डेंसिटी कितनी है, कन्वर्ट कर लिया उसको 10⁻12 मीटर से।
फिर हमने गैस के लिए ये इक्वेशन को फर्स्ट वाले में डिराइव किया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लेंगे अब हम यहाँ पे, हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो केबी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, हमने इसका पूरा डेरिवेशन अच्छे से फर्स्ट वाली वीडियो में बहुत डीप में देखा था। प्लीज जाओ और फर्स्ट वीडियो को वॉच कर लो, ठीक है। नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा है, वहां क्लिक करोगे वीडियोज में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या तो ऊपर स्क्रीन में क्लिक करो, ऊपर आई बटन यहाँ कॉर्नर में आएगी, आपको वहां से भी मिल जाएगा। तो पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी है, यहां से देखो एन अपॉन वी आ जाएगा, पी अपॉन के बी टी ये भी आ जाएगा। आप समझ सकते हो कैसे आ रहा है ये सारी चीजें। देखो आप इसी से हमने इसको डिराइव किया है, ठीक है। ये मिल गया। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, ये होता है, अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। बट एन अपॉन वी क्या है, ये एन अपॉन वी की वैल्यू यहां से निकाल लेते ना, पी के बी टी मिल गया, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 बाय ए, और यहाँ पे डी स्क्वायर एन अपॉन वी था, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी आया, तो हमने क्या किया, इसको ध्यान देना अच्छे से, P अपॉन के बी टी को साइड में ला लिया, के बी टी को, और N अपॉन इस V को साइड में ला लिया। तो N अपॉन V की वैल्यू कितनी मिली, जो कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, P अपॉन के बी टी, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर की वैल्यू के बी टी ऊपर जाएगा, और रूट 2 पाई यहाँ पे जो डी स्क्वायर है और P ऐसे बच जाएंगे। देखो यही चीज मिल गया, समझा कि नहीं। फिर फटाफट केबीटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने देखा था कि 1.32 इंटू 10⁻⁻23 जूल इसकी वैल्यू होती है। जैसे अपना कि नॉर्मल कांस्टेंट की वैल्यू है ये 1.38, जैसे कि अब एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.02, वो फिक्स है। वैसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है केबी, केबी को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। और टेम्परेचर 273 केल्विन दिया है, रूट 2 पाई कांस्टेंट है, अपने को यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया है डी ओ भी देके रखा है, फिर ये प्रेशर भी देके रखा है। सब सॉल्व करेंगे अपने को मीन फ्री पाथ मिल गया, ठीक है। तो ये है अपना मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज